वेलकम बैक। सैम्पलिंग मेथड इन सोशल रिसर्च के भाग 2 में हम संभावित निदर्शन विधि के ठीक विपरीत असंभावित निदर्शन विधि यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले प्रेजेंटेशन में बताया था। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या असंभावित निदर्शन विधि क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या असंभावित निदर्शन विधि ठीक विपरीत है संभावित निदर्शन विधि के। इस प्रकार की निदर्शन पद्धति में जो इकाइयों का चयन है वह अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर, उसके अनुसंधान की आवश्यकता पर निर्भर करता है। इसीलिए इसमें दैव निदर्शन अर्थात रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग नहीं होता है और ये माना जाता है कि जो असंभावित निदर्शन पद्धति है वह विषय परक तरीका है इकाइयों के चयन का। इट इज अ सब्जेक्टिव वे ऑफ सिलेक्टिंग यूनिट्स। इस विधि में संभावना का कोई स्थान नहीं रहता है। जो संभावना का तत्व है वह समाप्त हो जाता है। देयर इज नो प्लेस ऑफ पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इन दिस मेथड। असंभावित निदर्शन विधि के कई प्रकार हैं, जिसमें से हम सबसे पहले लेंगे पर्पसिव सैंपलिंग मेथड अर्थात उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन पद्धति। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन पद्धति में जो अनुसंधान करता है उसकी इच्छा पर अध्ययन की जानकारी, अध्ययन की आवश्यकता और उसकी अपनी विश्वसनीयता पर इकाइयों का चयन आधारित होता है। इसीलिए इस विधि को जजमेंटल सैंपलिंग या निर्णयात्मक निदर्शन भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता ये तय करता है, निर्णय लेता है कि उसके अध्ययन की आवश्यकता, उद्देश्य और प्रयोजन के अनुरूप किन इकाइयों का चयन किया जाना है। लेकिन इस विधि की यह कमी भी है कि कई बार ये विधि पक्षपात पूर्ण हो जाती है। अनुसंधानकर्ता के अपने पूर्वाग्रह अनेकों बार प्रभावित करते हैं निष्कर्षों को, यह भी देखा गया है। दूसरा है कन्वीनियंस सैंपलिंग अर्थात सुविधापूर्ण निदर्शन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये अनुसंधानकर्ता की सुविधा पर आधारित होती है, अर्थात इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जिस सैंपल का या निदर्शन का चुनाव करता है वह उसके अध्ययन की आवश्यकता और उसकी सुविधा पर निर्भर करता है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता इकाइयों के चयन से पहले या निदर्शन के चयन से पहले उस निदर्शन में होने वाले धन, श्रम इत्यादि का जो व्यय होगा और उसके अध्ययन के अनुरूप समग्र है कि नहीं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही स्रोत सूची या सोर्स लिस्ट उसे कहां से प्राप्त होगी, उसको इकाइयों से संपर्क करने में कितनी सुविधा होगी, इन सब का भी वह आकलन कर लेता है और उसी के अनुरूप वह निदर्शन का चुनाव करता है। इसीलिए कई बार इस निदर्शन को आकस्मिक, अवसरवादी और लापरवाही पूर्ण निदर्शन भी कहते हैं। कुछ विद्वान इसे अवैज्ञानिक विधि भी मानते हैं निदर्शन की। तीसरा है सेल्फ सिलेक्टेड सैंपलिंग यानी कि स्वयं चयनित या निर्वाचित निदर्शन, या एक अनोखे प्रकार की निदर्शन विधि है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता
किसी भी निदर्शन का चुनाव स्वयं नहीं करता है। जो भी लोग इस सैंपल का, इस निदर्शन का भाग होना चाहते हैं, वे स्वयं अपनी इच्छा से इसमें सहभागिता निभाते हैं। सामान्यतः ये उत्पादन कंपनियों के द्वारा इस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाता है, उसमें इस निदर्शन का प्रयोग किया जाता है कि उनके उत्पाद का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है या उन्हें कैसा लगा है। तो इसके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में फीडबैक फॉर्म बनाया जाता है, जिसको विभिन्न माध्यमों से, जैसे कि न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, ईमेल इत्यादि के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। और जितने भी इन संसाधनों का प्रयोग करने वाले लोग हैं, वे जो भी चाहें इसमें भाग लेकर के अपने जवाबों को, अपने उत्तरों को भेज सकते हैं। इसीलिए इसे स्वयं चयनित निदर्शन कहा जाता है। चौथा है कोठा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग को अभ्यंश निदर्शन या निर्दिष्टांश भी कहते हैं। अभ्यंश निदर्शन में जो निदर्शन का चुनाव होता है, उसमें समग्र को कुछ विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर अनेक वर्गों और श्रेणियों में विभाजित कर लिया जाता है। इसके उपरांत अनुसंधानकर्ता तय करता है कि प्रत्येक श्रेणी या वर्ग में कितनी इकाइयों को रखा जाएगा। उनकी संख्या पूर्व निर्धारित कर ली जाती है। यही अभ्यंश है, यानी कि जो उत्तरदाता हैं या इकाइयां हैं, उनका कोटा तय हो जाता है, फिक्स कर लिया जाता है। इसके उपरांत जो अनुसंधान करता है, अपने अध्ययन की आवश्यकता अनुसार उन अभ्यंशों से इकाइयों का चयन करता है। तो ये थे विभिन्न प्रकार के असंभावित निदर्शन की विधियां। अब हम आ जाते हैं निदर्शन की सीमाओं पर या लिमिटेशंस या हानियों पर। निदर्शन की जो सबसे बड़ी सीमा है, वह आती है कि निदर्शन का आकार क्या हो। अर्थात आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि वह प्रतिनिधित्वपूर्ण हो। और यह सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है एक अनुसंधानकर्ता के लिए, क्योंकि निदर्शन निर्भर करता है इन तमाम कारकों पर, जैसे कि समग्र की प्रकृति क्या है। यदि समग्र सजातीय है, यानी कि इकाइयों में बहुत अधिक भिन्नता नहीं है, तो छोटे निदर्शन से ही कार्य हो जाएगा। लेकिन अगर अत्यधिक विषम इकाइयां हैं, तो समग्र से निदर्शन का चुनाव कठिन हो जाता है। दूसरा, कौन सी इकाइयों को, कौन सी श्रेणियों को, उनकी कितनी संख्याओं को निदर्शन में सम्मिलित किया जाए, यह भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। यह भी एक समस्या उत्पन्न करने वाला कार्य होता है कई बार। तीसरा, अध्ययन की प्रकृति किस प्रकार की है, उस पर भी निर्भर करता है कि समग्र या निदर्शन किस प्रकार का होगा। क्योंकि कई बार लघु निदर्शनों से भी कार्य हो जाता है और कई बार बड़े निदर्शन भी वांछित परिणाम नहीं दे पाते हैं। इसके साथ ही संसाधन कितने उपलब्ध हैं अध्ययन के लिए, इस पर भी निर्भर करता है निदर्शन का चुनाव। यदि अनुसंधानकर्ता के पास संसाधन की सीमाएं होती हैं, तो कई बार एक
प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन प्राप्त करने में कठिनाई हो जाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी सीमा आती है या कमी है, वह है एक पक्षपातपूर्ण निदर्शन की संभावना। यदि अनुसंधानकर्ता किसी प्रकार के निदर्शन के चुनाव में असावधानी रखता है या असंभावित निदर्शन पद्धति का ठीक से प्रयोग नहीं रखता है, अपने पूर्वाग्रहों को ले आता है, तो एक पक्षपातपूर्ण निदर्शन के चुनाव की संभावना हो जाती है। तीसरा, अनुसंधानकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि जिस भी विषय या क्षेत्र का वह अध्ययन कर रहा है एवं जिस समग्र में उसे अध्ययन करना है, उनके बारे में, उनकी इकाइयों के बारे में, विषय संबंधित ज्ञान के बारे में उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इस अभाव में कई बार निदर्शन वांछित परिणाम नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट है, अगला है चेंजेबिलिटी ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स। यदि इकाइयां बराबर बदलती रहती हैं या इकाइयों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, तो यह भी एक अच्छे निदर्शन को प्राप्त करने में कठिनाई पैदा कर देती हैं। इसके उपरांत आता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैंपलिंग, अर्थात निदर्शन की असंभावना। यह देखा जाता है कि कई बार अनुसंधानकर्ता जिन विषयों या समग्र में अध्ययन करना चाहता है, उनकी इकाइयां या तो छितरी हुई होती हैं या अत्यधिक विषम समग्र के कारण एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण कई बार निदर्शन प्राप्त करने की असंभावना हो जाती है। अब आते हैं हाउ टू टेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल, अर्थात निदर्शन की परख, उसकी विश्वसनीयता की परख कैसे की जाए। निदर्शन की विश्वसनीयता की परख के लिए अनेक प्रकार की विधियां हैं, जिनमें से कुछ विधियों का यहाँ उल्लेख किया गया है। इसमें सबसे पहला है समानांतर विधि, यानी कि पैरेलल सैंपलिंग मेथड, अर्थात समानांतर निदर्शन की पद्धति। इसमें जो निदर्शन चुना गया है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य विधि से दूसरे प्रकार का निदर्शन चुना जाता है और दोनों निदर्शनों को कुछ सांख्यिकीय मापों या आधारों, मूल्यों, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी एवं क्लासिफिकेशन इत्यादि के आधार पर उनकी तुलना की जा सकती है। यदि दोनों में पर्याप्त समानता है, तो यह निदर्शन विश्वसनीय माना जाएगा। दूसरी विधि है कंपैरिजन ऑफ यूनिवर्स, अर्थात समग्र से तुलना। समग्र से बहुत सारी विशेषताओं के साथ निदर्शन को चुना जाता है, इकाइयों को चयनित किया जाता है और वही इकाइयां उसी प्रकार की समग्र में भी व्याप्त होती हैं। निदर्शन की इकाइयों का समग्र की इकाइयों से तुलना की जाती है। पर्याप्त समानता होने पर निदर्शन विश्वसनीय माना जा सकता है। तीसरा है सैंपलिंग फ्रॉम सैंपलिंग, अर्थात निदर्शन से निदर्शन। इस विधि में जो निदर्शन लिया गया है, उसकी विश्वसनीयता के लिए उसी निदर्शन में से दैव निदर्शन विधि के द्वारा निदर्शन चुना जाता है। उसे उप निदर्शन कह सकते हैं। निदर्शन से उप निदर्शन के परिणामों की समानता देखी जाती, तुलना की जाती है। यदि उनमें पर्याप्त समानता है परिणामों में, तो वह निदर्शन विश्वसनीय माना जाएगा। इसके साथ ही है सिग्निफिकेंस टेस्ट, महत्व परीक्षण। इसके बारे में उल्लेख किया है मोजर ने। मोजर ने
निदर्शन की विश्वसनीयता की जांच के लिए एक प्रमाप त्रुटि या स्टैंडर्ड एरर की अवधारणा दी है और उन्होंने सुझाव दिया था कि इसके आधार पर अर्थात प्रमाप त्रुटि या स्टैंडर्ड एरर के आधार पर सैंपल या निदर्शन की जांच की जा सकती है, उसकी परख की जा सकती है। इसके उपरांत आ जाता है अध्ययन परिणामों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फाइंडिंग्स। इसके अंतर्गत एक विधि से निकाले गए निदर्शन के अध्ययन से जो प्राप्त निष्कर्ष हैं, उसकी तुलना दूसरी विधि से निकाले गए निदर्शन से जो प्राप्त निष्कर्ष हैं, उनकी तुलना की जाए। यदि दोनों में समानता है तो वह निदर्शन विश्वसनीय माना जाएगा। धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।